हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 11th की आपका इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में देखो 9 10th की इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ ली। अब आज से हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स चालू करने जा रहे हैं। कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका चैप्टर का नाम दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इंडियन इकोनॉमी का विकास कैसे हुआ हम ये समझेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे हम इंडियन इकोनॉमी का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम पूरा इसमें देखने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये देखेंगे कि जब अंग्रेज आए उससे पहले भारत की स्थिति कैसी थी, अंग्रेज के आने के बाद भारत की स्थिति कैसी हो गई और आज़ादी तक हमारी स्थिति कैसी हुई, उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। खास तौर पे किस पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो देखो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मैंने डिफरेंस बताया था कि जब भी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो किसी देश का नाम उसके आगे रहता है हमेशा। ठीक है, और किसी अर्थशास्त्र की बात होगी तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के टर्म्स पढ़ते हैं जिसको हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। राइट, तो पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हमें देखना है। द एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जो रात थी, आज़ादी के एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको ईव बोलते हैं। जैसे क्रिसमस का ईव मनाते हैं ना, अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, राइट, अगर 25 दिसंबर को दोस्तों क्रिसमस होता है तो हम कहते हैं ना क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव क्या होता है, 24 दिसंबर की शाम को कहते हैं हम। क्या कहते हैं, 24 दिसंबर के दोस्तों शाम को हम क्या कहते हैं, क्रिसमस की ईव कहते हैं। ईव मतलब इवनिंग होती है। राइट, तो हमारी आज़ादी कब हुई थी, तो 15 अगस्त को हमारी आज़ादी हुई थी, हम इंडिपेंडेंस हुए थे। तो उसके एक दिन पहले क्या होगा, 14 अगस्त की ईव होगी। ठीक है, तो ये चर्चा की जा रही है कि 14 अगस्त की शाम तक हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, उसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत ने क्या क्या स्टेप लिए, मतलब हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जो 5 ईयर प्लान बनाया, तो उसको हमने एग्जीक्यूट कैसे कैसे किया, तो उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले चैप्टर की बात करें तो इंडिपेंडेंस की शाम को हमारी इकोनॉमी कैसी थी, अगर उस पर करके चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें देखो एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें अगर हम, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, राइट, कृषि क्षेत्र भी लिख सकते हो, कृषि क्षेत्र भी लिखोगे मतलब वही हो जाता है। राइट, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि के एरिया की बात करें, तो मैं बेसिक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ आपको। देखो अंग्रेजों से पहले कौन थे, मुगल्स थे। मुगल से पहले बहुत सारे महाराजा राजा आते रह गए। हम हिस्ट्री में ये टर्म्स हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, मिडाल हिस्ट्री में कि सैयद आए, तुगलक आए, ये आते रहे सब लोग। लेकिन जो अंग्रेजों से पहले थे वो दोस्तों मुगल्स थे। राइट, अंग्रेजों से पहले कौन थे, मुगल्स थे। देखो मुगल्स तक हमारे देश की हालत ठीक थी, हमारे ऐसा नहीं कि हमारे देश की हालत बहुत बेकार थी। जब तक मुगल्स थे तब तक हमारे देश की हालत बहुत अच्छी थी। मुगल्स के आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल्स के धीरे धीरे पतन होता चला गया। 1707 में आप पढ़ोगे हिस्ट्री में। ठीक है, 1707 में क्या हुआ, मुगल्स का पतन हो गया। ठीक है, औरंगजेब के बाद से मतलब ये माना जाता है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो गया। उसके बाद मुगल्स जो थे, मुगल शासक थे, वो नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज आना चालू हो गए। 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज मतलब यूरोपियंस भारत में आना चालू हो गए। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, तो यूरोपियंस आना चालू हो गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, देन डच आए थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। देखो पुर्तगाली सबसे पहले भी आए थे, सबसे लास्ट में गए भी थे। ठीक है, 1961 में पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे। 1961 हमारी आज़ादी के बाद गए थे, 1961 या 63 में गए थे। ठीक है, 61 या 63 में साथ गए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। राइट, तो सबसे लास्ट में गए थे। तो इतना आपको बस याद है, कब गए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वो आए थे और सबसे लास्ट में गए थे कौन, पुर्तगाली। और हमें क्या लगता है कि अंग्रेज सबसे लास्ट में गए थे और सबसे पहले भी आए होंगे। तो ये बेसिक से फंडा याद रखिएगा, ना अंग्रेज सबसे पहले गए ना सबसे बाद में गए, ये दोनों में से कोई नहीं अंग्रेज। ठीक है, पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे, पुर्तगीज, और सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है, वो हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, हिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे उसको। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो जब तक मुगल्स थे तब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा, सब कुछ सही से चलता रहा। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज आना चालू हो गए, यूरोपियंस आना चालू हो गए, तो उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस था नॉर्मली ट्रेड करना। क्या करना, व्यापार करना। ठीक है, इनका बेसिकली पर्पस क्या था कि हम व्यापार करेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड करने लगे, धीरे धीरे मुगलों से उन्होंने इजाज़त ली, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्यों ना यार हम ऐसे लोग बुद्धू लोग हैं जिसपे हम राज कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम चाहे तो इनके ऊपर राज कर सकते हैं। ये अंग्रेजों को धीरे धीरे समझ में आने लगा ऐसा, राइट। उनको ऐसे लगने लगा कि ये सब छोटे छोटे राजा रजवाड़े हैं, आपस में भिड़े रहते हैं, आपस में छोटी छोटी रियासत लेके लड़े रहते हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम इन चारों को एक साथ हरा सकते हैं, राइट। इनको इतनी पावर फील होती थी अंग्रेजों को। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पहले इजाजत ली व्यापार करने की, व्यापार करते करते धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य, अपनी कॉलोनियां धीरे धीरे बढ़ानी चालू कर दी, और एक टाइम बाद इन्होंने सब कुछ हथियाना चालू कर दिया। तो लगभग आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, राइट। तो उससे पहले की अगर बात करें तो धीरे धीरे अंग्रेजों का पतन 1707 से होना चालू हो गया था, 1707 से पतन होना चालू हो गया था। फिर प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, राइट, फिर बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे हम, ठीक है, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। ये सब हम बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं। तो जैसे ही बक्सर का युद्ध आपका 18वीं शताब्दी में के मतलब लास्ट में होता है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अंग्रेज अपना शासन बढ़ाते चलते जाते हैं। अब रीजन क्या होता है कि अंग्रेज क्यों विस्तार चाहते हैं, क्यों स्प्रेड करना चाहते हैं अपनी कॉलोनीज को इंडिया के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जहां ब्रिटेन था वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए डेवलपमेंट, बहुत भाप इंजन, बहुत सारी चीजें ये लोग डेवलप करना चालू करते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग का फेज होता है। तो देखो कोई भी इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कुछ भी बनाओगे आपको कच्चा माल ही चाहिएगा। और भारत एक ऐसा देश उनको मिला जहां पे सब कुछ मुहैया हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया, किसानों को फोर्स किया अपने हिसाब की चीजें को उगाने के लिए। और किसान उस समय ऐसे हुआ करते थे दोस्तों कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास मतलब बहुत ज्यादा दिमाग था। आज के टाइम पे सब लड़ जाते हैं, राइट। उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं होता था, डहरे सहमे से रहते थे। जैसे साहूकार के पुरानी, अगर आप पुरानी मूवीज देखो, 1970 के आसपास की मूवी देखो, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि इंडिया हमारा कैसा था। वो भी हम आजादी के बाद दृश्य दिखाते हैं, आप अंग्रेजों के टाइम के देखोगे तो और ये लगता, मतलब इतना भी साहस नहीं है कि किसी का अपोज कर सको, राइट। तो हमारे किसान भाई बहन इतने सीधे साधे उस टाइम पे हुआ करते थे। तो होता चला गया कि अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर उसने बोला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कई सारी उसमें है, वो आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लगान लेना चालू कर दिया। इतना ज्यादा लगान लेते थे, इतने ज्यादा टैक्स लेते थे किसानों से कि वो अपना ना खेत छुड़ा पाते थे ना अपनी भूमि को। यहाँ पे क्या कर, मतलब उतना टैक्स लगाते थे। सपोज कर इन्होंने 100 रुपए के गेहूं उगाए, मान लेते हैं 100 रुपीज की इन्होंने गेहूं पैदा किया, व्हीट पैदा किया, तो इनके ऊपर टैक्स ही लगभग पड़ जाता था 120 रुपए का। उगाने से मतलब नहीं है, आपको साल में इतना टैक्स देना है। अब उनको पता था कि अगर हम इतना करेंगे तो ये लोग दे नहीं पाएंगे, तो पहले से 120 रुपए टैक्स दिया। अब देखो इनको खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये फिर क्या करते थे, साहूकारों से पैसे लेते थे, अंग्रेजों से पैसे लेते थे, सबसे लेते थे। माई बाप हमें जीने के लिए तो एटलीस्ट पैसा दे दीजिए। तो ये कहते ठीक है, तो मैं जीने के लिए पैसा देंगे, अब तुम क्या उगाओगे, आप नील की खेती करोगे। अब सीधे कहते तो नील की खेती करोगे, हमारे अकॉर्डिंग खेती करोगे। अगर हमें कॉटन चाहिए तो आप कॉटन की, कपास की खेती करोगे, राइट। हमें चाय चाहिए तो आप क्या करोगे, आप चाय की बगानी करोगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें खेती करवाना चालू कर दिया। और जो किसान 100 रुपए कमाता था, 120 रुपए टैक्स देता था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि या तो 110 से लेके 130 रुपए के बीच में ये कमाएगा अगर हम ये खेती करवाएंगे तो। मतलब इतना नहीं किया कि इनके पास सरप्लस हो जाए, क्योंकि सरप्लस होंगे तब इनकी हालत अच्छी हो जाएगी। और अंग्रेजों ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हथकंडे अपनाए आगे चल के कि ज्यादा से ज्यादा इनसे टैक्स वसूलना है। और इसमें एक चीज और था, जो इसमें बिचौलिए हुआ करते थे, बिचौलियों ने भी बहुत ज्यादा मजे लिए इनके, ठीक है। मजे इन द सेंस उन्होंने बहुत ज्यादा लूटा। तो इसके वजह से क्या, किसान हमेशा दुर्बल का दुर्बल ही बना रहा, गरीब का गरीब ही बना रहा। पॉवर्टी शुरू में भी थी, लास्ट में थी। अंग्रेजों ने कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, सारे वादे किए किसानों के, आपके बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे। बट वो वादा ही का वादा ही रह गया, कोई काम उन्होंने किया नहीं। कहा तो ये जाता है दोस्तों कि मतलब उन्होंने स्कूल्स के लिए बोला कि हम आप यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बहुत कुछ बोला उन्होंने। लेकिन जो कुछ भी किया ना, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, राइट। जो आप IIT रुड़की की बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम का है वो, ठीक है। IIT रुड़की की बात करें अगर हम, तो वहां देखो बहुत भव्य बनाया, लेकिन उन्होंने किसके लिए बनवाया था, जो यहाँ पे अंग्रेज काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ब्रिटिशियर्स काम कर रहे थे, तो इन अंग्रेजों के लिए बनाया था, उनके बच्चों के लिए बनाया था, राइट। जो यहाँ पे बस गए थे अंग्रेज, उनके लिए बनवाया गया था। तो स्कूल्स भी बनते थे तो व्हाइट्स के लिए बनते थे, ना कि इंडियंस के लिए बनते थे, ठीक है। स्कूल्स भी उनके हिसाब से बनते थे। आपको पता है रेलवे इंडिया में आ गई, पहला 1854 के आसपास ट्रेन चली थी, बॉम्बे से थाने तक के बीच में, बम्बई से थाने, बम्बई हुआ करता था उस टाइम। तो बम्बई से कहाँ चला था, थाने के बीच में,
राइट, 1854 के आसपास, 53-54 के आसपास। तो ये ट्रेन क्यों बिछाया गया? क्योंकि उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। वरना होता क्या था कि एक बार यहाँ उठ के आके लिया, एक बार उठ के यहाँ पे लिया, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही सामान को हम 4 जगह 5 जगह से उठा के लेके जा रहे हैं। इससे होता क्या था कि इनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इस लागत को कम करने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, ट्रेन की पटरियां बिछाना चालू कर दिया। ठीक है, और इंडिया ऐसी जगह थी जहाँ पर उनको लकड़ी भी मिल जाते थे, पत्थर भी मिल जाते थे, लोहे भी मिल जाते थे। हड़प्पा की खुदाई जो हमें पता चलता है ये ट्रेन की ही देन थी। ट्रेन की पटरियां बिछाने के उन्होंने खुदाई की तो उनको ईंटें बहुत सारे मिले थे, राइट। तो ये सारी चीजें हम इन्होंने डेवलप किया किस लिए? अपने सामान को ले आने के लिए। आप सपोज करो आज के टाइम पे तो आपको कोई भी न्यूज होती है फटाफट व्हाट्सएप करते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पहुंचा देते हो। चाहे आप यूएसए में बैठा हो तो इंडिया में पहुंचा दोगे, इंडिया का है तो यूएसए पहुंचा दोगे, आराम से हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि 19वीं शताब्दी तक तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं, ना व्हाट्सएप था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन था। ऐसे सिस्टम तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे। तो कम्युनिकेशन कितना डिफिकल्ट हुआ होता होगा। आप समझो एक गांव यहाँ पे है और यहाँ से 10 किलोमीटर एक गांव है, कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो जाए, यहाँ के गांव वालों को पता ही नहीं चलेगा। शायद हो सकता है हफ्ते बाद पता चले, शायद हो सकता है महीने बाद पता चले, ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल बाद पता चले, या ऐसा भी हो सकता है कि पता ही ना चले, कोई गया ही नहीं इधर का, ना इधर का कोई आया, राइट। तो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था उस टाइम पे। तो अंग्रेजों ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। इनको पता था कि इनके पास कम्युनिकेशन है ही नहीं। अगर ये हमारे पास कोई मतलब सपोज करो एक पार्टी ऐसी है जो बगावत करे, मान लेते कुछ किसान समझदार थे, कुछ साहूकार समझदार थे, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी करेंगे तो बस इसी एरिया में बगावत करेंगे ना, संपूर्ण इंडिया में तो बगावत नहीं करेंगे, राइट। तो इनको ये चीज पता थी कि कम्युनिकेशन है ही नहीं इनके बीच, तो कैसे हो पाएगा। 1857 की क्रांति क्यों विफल रही? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन गैप था। ठीक है, हम एक साथ हमला नहीं कर पाए, ये भी रीजन था। एक सटीक रणनीति नहीं थी हमारे पास, ये भी एक रीजन था उसमें। ठीक है, तब हिस्ट्री पढ़ेंगे जब वॉर हिस्ट्री, तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें डिटेल से आपको सब कुछ आएगा, राइट। तो आप इसमें देखो आप, तो हुआ क्या कि ये सारी वजह थी जिसकी वजह से किसान दुर्बल के दुर्बल बने रहे, और इनके टैक्स के जो रिफॉर्म्स किए थे वो भी बहुत खराब किए थे। इसकी वजह से इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, राइट। तो हमारी जो स्थिति थी किसानों की, जो 1600 की ईस्वी के आसपास थी, 1650 के आसपास थी, वही स्थिति किसानों की 1940 तक थी। इवन कह लो उससे खराब होती चली गई, यहाँ पे और खराब और डाउन होती चली गई, राइट। तो किसानों का क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्होंने शोषण किया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। जितनी इनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, चाहे मसाले चाहिए, ठीक है, चाहे इनको चाय के बागान चाहिए, चाहे नील की खेती करानी है, चाहे कॉटन की खेती करानी है, जो भी कराना है, राइट, तो अपने अकॉर्डिंग ये कराते थे ना, कि किसान अपने अकॉर्डिंग खेती करता था। तो इसमें आप देखोगे किसानों की हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ना के बराबर इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम इंडस्ट्री बैठाएंगे। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता था? कच्चा माल जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उनके लिए बस वही इंडस्ट्री था। उनको पता था कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इंडस्ट्री तो उठा के लेके जा नहीं सकते, जितनी मशीनरी बिछाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना जब वहां से सामान लाके इंडस्ट्री बिछानी है, यूरोप से लाके, ब्रिटेन से लाके इंडस्ट्री इंडिया में बिछानी है, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा क्या करते हैं, इससे अच्छा कच्चा माल ही यहाँ से लेके इंडिया वहां पे ले जाते हैं। क्यों? रीजन ये था कि उनको पता था कि अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री बैठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार कम, मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं वहां पे ले जाते हैं, ठीक है, कच्चा माल, तो वहां पे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, फैक्ट्री भी बचेगी, तो वहां डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो अंग्रेजों का ऐसा सोचना था, राइट। तो यहाँ पे क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ना के बराबर किया, मतलब कोई भी इंडस्ट्री नहीं, स्टोरेज बना लिए, जिसको फैक्ट्री आज के टाइम पे कहते हैं ना। फैक्ट्री का मतलब क्या था मालूम है उस टाइम पे? अंग्रेजों के टाइम पे फैक्ट्री का मतलब होता था बस स्टोरेज। जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं गोडाउन बोलते हैं, सामान रखने की जगह, राइट। तो उसको सेम उनके लिए इंडस्ट्री हुआ करता था उस टाइम पे, जिसको हम बोलते कोठियां बोला करते थे, या फिर कारखाने बोलते थे। कारखाने का मतलब होता है स्टोरेज। वहां पे अंग्रेजों के टाइम की बात ये होती थी, ठीक है। उसके अलावा देखो फॉरेन ट्रेड की बात करें तो देखो फॉरेन ट्रेड देखो अंग्रेजों के पहले तक, मतलब जब तक मुगल्स थे, हमारा फॉरेन ट्रेड हमेशा अच्छा रहा। चाहे हमारे पर्शियन के साथ रहा हो, चाहे रोमन साम्राज्य के साथ रहा हो, ठीक है, सबके साथ हमारा क्या था, पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ रहा हो, सबके साथ हमारा व्यापार अच्छा था। मतलब हम अपने मलमल के यहाँ से कपड़े बना के ले जाते थे, तो वहां से हमें बहुत सारा सोना मिलता था, ठीक है। सोने की चिड़िया आपने बहुत बार सुना होगा, भारत को कहते हैं। तो हमारा एक तरह से कह लो हमारे पास ट्रेड सरप्लस था, हमारे पास पैसे ज्यादा आते थे, हम घाटा में कम होता था। लेकिन जब अंग्रेज आना चालू हुए तो हमारे क्या है, ट्रेड सरप्लस तो छोड़ दो, ट्रेड डेफिसिट हमेशा बना रहा,
मतलब हम बाहर से सामान बस मंगाते थे अपने यूज के लिए, और जो भेजते थे वो तो अंग्रेज ले जाते थे, तो हमें तो इनडायरेक्टली कुछ पैसा मिलता ही नहीं था कि बाहर का आदमी अपना सामान भी बेच रहा है। यही कच्चा माल ये लोग ले जाके वहाँ पे कपड़े बनाते थे, वही कपड़ा ले आके इंडिया के मार्केट में बेच देते थे। तो आप सोचो, हमसे ही सारा रॉ मटेरियल ले गए, हमसे ही कच्चा माल ले गए सारा, और ले जाके वहाँ पे कपड़े बनाए और ये कपड़ा ले जाके इंडियन मार्केट में बेच दिया करते थे। तो सोच रहे कितना प्रॉफिट, कच्चा माल ले गए सस्ते दाम पे, ब्रिटेन में जाके बेचा महंगे दाम पे, प्रॉफिट कमाया, फिर वहां से कपड़े निकाले सस्ते दाम पे, फिर यहाँ पे ब्रिटेन में लाके इंडिया में लाके बेचा महंगे दाम पे। तो एक तरह से देख लो, मतलब हमारे लोगों का दोहन करके उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, राइट। तो ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें कहानी भी मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको, जब ऐसे की क्लासेस हम करेंगे तो एक ऐसे में टर्म्स आता है, उस टर्म्स को हम समझाने के लिए यहाँ पे उपयोग करते हैं, बट वो आगे चल के उसको टर्म्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे लिए वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी चलती रही। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन वैसी की वैसी रह गई, निर्धन और होता चला गया, ठीक है, और अमीर और होता चला गया। और खासतौर पर देखो जो इंडियन साहूकार थे उन्होंने भी बिचौलियों का मतलब लाभ कमाया, क्योंकि अंग्रेज डायरेक्टली कर वसूलते नहीं थे, तो उन्होंने मीडिएटर रख रखा था। जो मीडिएटर होते थे उन्होंने काफी ज्यादा भी इसमें पैसे बनाए थे, ठीक है। तो और उसके बाद बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, मतलब कोई रोजगार कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि हमें रोजगार मिले। तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाई ही नहीं, इंडस्ट्री हमारे यहाँ फैलाई ही नहीं, बढ़ाया ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रोजगार यहाँ पे सृजित ही नहीं हुए। आप जब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया को भी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हमें कृषि के बारे में पता था, हम कृषि ही करते थे। उसके बाद हम सेवा क्षेत्र पे डायरेक्ट मूव कर जाते हैं, तो वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेवा क्षेत्र पे कैसे मूव करते हैं, क्या होता है, राइट। तो जब हम उसमें क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा वहाँ पे आएगा, राइट। तो अगर आप बात करें कि फाइनली इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने आज़ादी तक भारत के साथ क्या किया था, तो मैं सिंपल से अगर एक लाइन में बताऊं तो ये समझ लो कि अगर हमारे पास 1000 रुपये थे 1700 ईस्वी में, ठीक है, तो ये मान लो कि 1947 15 अगस्त को हमारे पास जेब में थे 1 रुपये कह सकते हो या 10 रुपये कह सकते हो, 1 से 10 रुपये में जो भी आपको कहना आप कह सकते हो। हमारे पास इतना पैसा था तो हमारे पास इतना पैसा रह गया, शायद 1 रुपये कहूँ तो मैं ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि इन्होंने इतना लूटा हमारे देश को, ठीक है। जितने भी संसाधन थे सारा का सारा लेके चले गए। और आपको एक स्टोरी और बताता हूँ, ये जिन्होंने कॉलोनियाँ जितनी बसाई ना ब्रिटेन ने, ठीक है, अपने यहाँ के स्कूल के बच्चों में ये पढ़ाते नहीं है। उनके यहाँ स्कूल के बच्चे जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना हम कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ते हैं कहानी कि हमारे साथ पिछले कल को क्या हुआ। जैसे आज के टाइम में आज जो कर रहे हो आप, कल जो आपके साथ हुआ क्या था, आपका इतिहास था। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ। हम इतिहास पढ़ते ही क्यों, इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने कर दी या किस गलती की वजह से कौन सा युद्ध हुआ, वो गलती हम आगे चल के ना करें या अपने लाइफ में ना करें, राइट। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के अंग्रेजों के बच्चे होते हैं ब्रिटेन में आज भी जाएंगे तो ये सब कॉलोनी के बारे में बताते ही नहीं है। वहाँ के सिलेबस में है ही नहीं ये सब कि हमने कॉलोनियाँ बनाई, हमने भारत पे राज किया, कुछ भी नहीं पढ़ाते वहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा ये पढ़ा देंगे तो सोचो, आप एक बार सोच के देखो, ब्रिटेन के लोगों के अंदर ही आ जाएगा कि यार हमने मतलब वहाँ पे आज के टाइम पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, 1 पर्सन की वैल्यू है। इंडिया में तो कोई गुजर भी जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रखते हम, बहुत ही माना जाना हो तभी ठीक है, आम आदमी की तो आज के टाइम पे वैल्यू नहीं समझते यहाँ पे, राइट। लेकिन वहाँ पे हर एक इंसान की वैल्यू है। सपोज करो आप यही पढ़ाओ ब्रिटेन के बच्चों को कि हम गए किसी देश में, वहाँ पे हमने राज किया 10 से 12 साल 200 साल तक हमने वहाँ पे राज किया, उनका शोषण किया, वहाँ से कच्चा माल लेके हमने यहाँ ऐसे ऐसे करते थे। एक बार सोच के देखो, तो जो ब्रिटेन का बच्चा रहेगा, अगर वो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा, उसके दिमाग में आ सकता है कि हमारे लोगों ने गलत किया इनके साथ। तो ऐसी भावना ना जागृत हो, इसके लिए क्या करते हैं, सब पढ़ाते ही नहीं सिलेबस में कि हमने कभी कॉलोनियाँ बसाई थी, ये सब बात ही नहीं करते वहाँ के सिलेबस में। वहाँ के सिलेबस में बस अपने ही बारे में चीज़ें बताते हैं कि हमने ऐसे डेवलप किया, हमने ऐसे अपनी चीज़ें इंडस्ट्री बढ़ाई, लेकिन ये सब कभी नहीं बताया जाता उनको कि हमने इनके ऊपर राज किया, यहाँ पे हमने करके कॉलोनियाँ बसाई। तो ये पूरी कहानी है। तो एक तरह से कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कुछ भी नहीं हुआ जब तक अंग्रेज रहे हमारे देश में। और अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ वो भी हम जानेंगे कि हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल में तो नहीं है, बट मैं फिर भी आपको सारे 5 ईयर प्लान बताऊंगा दोस्तों एक करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों उसको पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे उसमें, और थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमारा क्या क्या प्लान हुआ, नीति आयोग कब आया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। इस लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।